हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान का नेक्स्ट टॉपिक बाउ का नियम एंड क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर। तो हम लोग बिना देरी किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम होफ-बाउ का सिद्धांत और क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, पर आजकल क्वांटम नंबर से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो अगर आप ये पूरी वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो क्वांटम नंबर आप चुटकियों में निकाल लेंगे। और अक्सर स्टूडेंट इस टॉपिक को छोड़ देते हैं और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आ जाता है और आसान ही प्रश्न होता है। बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। एंड तक देख लेंगे तो यहाँ से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो पहले हम पूरे टॉपिक को समझेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ओह-बाउ सिद्धांत के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि आखिर ओह-बाउ सिद्धांत क्या कहता है। तो ओह-बाउ सिद्धांत नाम सुनने से हमें ऐसा लगता है कि ये जो सिद्धांत है ये ओह-बाउ नामक वैज्ञानिक ने दिया होगा, पर ऐसा नहीं है। ओह-बाउ सिद्धांत ओह-बाउ नामक वैज्ञानिक ने नहीं दिया, बल्कि जो इसका नाम पड़ा है ना ओह-बाउ, जो ओह-बाउ शब्द है ये एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है एक एक करके जोड़ना अर्थात निर्माण करना। तो जो ओह-बाउ है ये जर्मन शब्द है जिसका अर्थ क्या है, एक एक करके जोड़ना, ना कि ये किसी वैज्ञानिक का नाम है। तो ये सिद्धांत कहता क्या है? तो इस सिद्धांत के अनुसार उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के प्रवेश का जो क्रम होता है वो निम्न ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर वाली कक्षाओं की ओर होता है। हमने पिछली वीडियो में शेल, सबशेल और ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे जरूर देख लें, क्योंकि उस वीडियो को आपने देखा होगा तभी आपको क्वांटम नंबर समझ आएगा। वो वीडियो आपको केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और हर एक कक्षा का अपना एक एनर्जी लेवल होता है, ऊर्जा स्तर होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ये पहले कम ऊर्जा स्तर वाले सब शेल में रहते हैं, उसके बाद ये अधिक ऊर्जा वाले सब शेल में जाते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना पहले कम ऊर्जा स्तर वाले उपकोशों अथवा कक्षकों में भरे जाते हैं, उसके पश्चात ये अधिक ऊर्जा स्तर वाले उपकोशों अथवा कक्षकों में भरे जाते हैं। तो यही भरना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ना ये कैसे सब शेल में और ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। तो पहले ये कम ऊर्जा स्तर वाले सब शेल में जाते हैं, उसके बाद ये अधिक ऊर्जा वाले सब शेल में जाते हैं। तो यही ओह-बाउ ने बताया था। जिन्होंने ये भी बताया कि कौन सा सब शेल कम ऊर्जा वाला है, कौन सा अधिक ऊर्जा वाला है। तो यही जो इन्होंने क्रम बताया है यही है ओह-बाउ का नियम। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन होता है ना ये एस सब शेल की पहली कक्षा में प्रवेश करता है। तो जो अब ये देख रहे हैं 1s, 1 का मतलब क्या है? ऑर्बिट यानी कि शेल। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में शेल, सब शेल के बारे में पढ़ा ही है। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो एक बार मैं दोबारा आपको शेल, सब शेल और ऑर्बिटल के बारे में जल्दी से बता देता हूँ, ताकि आप इस वीडियो में रिलेट कर पाएं, क्योंकि हो सकता है आप में से कईयों ने पिछली वीडियो ना देखी हो। तो पहले मैं थोड़ा आपको शेल, सब शेल और ऑर्बिटल के बारे में बता देता हूँ। तो जो एटम होता है ना, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, और नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो जिस पाथ पर यानी कि जिस मार्ग पर वो चक्कर लगा रहे हैं उसी को शेल या कक्षा कहा जाता है। इसी को हम ऑर्बिट भी कह देते हैं। तो इन्हीं ऑर्बिट के ऊपर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। तो किस ऑर्बिट में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 2n की स्क्वायर। तो जैसे जो कक्षाएं हैं ना इनका अलग अलग नाम दिया गया है। पहली जो कक्षा है जो नाभिक के सबसे नजदीक है उसे k कहा गया, उसे अगली कक्षा को l कहा जाता है, उसे अगली m और n, और इसी प्रकार ये चलती है। और इन्हीं कक्षाओं को अगर हम नंबर में देखें तो k कक्षा को ही पहली कक्षा कह दिया जाता है, यानी कि इसको हम नंबर में फर्स्ट नंबर दर्शाएंगे। दूसरी कक्षा जो है l कक्षा, इसको सेकंड कक्षा कह दिया जाता है, सेकंड ऑर्बिट कह दिया जाता है। इसी प्रकार ये नंबर आगे चलता है, यानी कि पहली कक्षा हो गई, l दूसरी कक्षा हो गई, m तीसरी, और इसी प्रकार ये क्रम आगे बढ़ता है। तो ये तो हो गया कक्षा का नाम। तो इस कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो 2n स्क्वायर इसका फॉर्मूला है। जो पहली कक्षा है k कक्षा है इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, l में 8 हो सकते हैं, m में 18, n में 32। पिछली वीडियो आप देख लेना, वहां पर मैंने इसको निकालने का तरीका बताया है। अभी बस आप इतना जान लीजिए कि इन कक्षाओं में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। उसके बाद जो सब शेल है जिसको उपकोश कहा जाता है, इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं ना, वैसे देखा जाए तो ये ऑर्बिटल के अंदर पाए जाते हैं। ऑर्बिटल से मिलकर ही सब शेल बनता है और सब शेल से मिलकर ही शेल बनता है। तो शेल के अंदर ही सब शेल आता है, सब शेल के अंदर ही ऑर्बिटल आता है। मैंने उदाहरण के साथ इसे समझाया था। तो जो सब शेल होता है वो कक्षा होती है, जैसे उपकोश कह दिया जाता है। इसे हम एस, बी, डी और एफ से दर्शाते हैं। और इनमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वांटम नंबर निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए।
तो देखिए एस में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अधिकतम 2। पी सब शेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो 6। तो हमें बस 4 4 ऐड करना है, 2 में 4 जोड़े 6। अगले सब शेल में जिसे हम डी से दर्शाते हैं उसमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जो एफ सब शेल है इसमें अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद है ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल यानी कि कक्षक। तो ऑर्बिटल हम कैसे निकालते हैं, तो जो आप ये बॉक्स देख रहे हैं इसी को ऑर्बिटल कहा जाता है। और एक ऑर्बिटल के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जो आप तीर के निशान देख रहे हैं ना, एक तीर का निशान सीधा होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक सीधा होगा और एक उल्टा होगा। हुंडी के नियम के अनुसार ये मैंने आपको समझाया था। तो एस उपकक्षा में एक ऑर्बिटल पाया जाएगा। तो कैसे पता चलता है कि कौन सी उपकक्षा में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो इसको मैंने आपको समझाया था कि जो भी उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ना, इलेक्ट्रॉन का आधा ऑर्बिटल होता है। यानी कि एस उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऑर्बिटल की संख्या इसमें कितनी होगी, तो एक ही ऑर्बिटल पाया जाएगा। आप देख रहे हैं एक ही बॉक्स है जिसे हम ऑर्बिटल कहते हैं, और एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो इलेक्ट्रॉन अधिकतम 2 हो सकते हैं। जैसे दूसरी उपकक्षा है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 का आधा कितना हुआ, 3। तो इसमें 3 बक्से होंगे, 3 ऑर्बिटल होंगे और 3 ऑर्बिटल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी प्रकार अगली जो उपकक्षा है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 का आधा 5 ऑर्बिटल होंगे और 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो की थोड़ी सी समरी बता दी। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो पिछली वीडियो देख लें, तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पर इसका काम है इसीलिए थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, आपकी रिवीजन हो गई होगी। तो ओबाउ ने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है ये कम ऊर्जा स्तर वाले सबशेल से उच्च ऊर्जा स्तर वाले सबशेल में भरे जाते हैं। मैंने आपको बताया कि जो सबशेल होते हैं उन्हें एस, पी, डी और एफ से दर्शाते हैं, और जो शेल होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, उन्हें हम के, एल, एम, एन से दर्शाते हैं, और नंबर में हम 1, 2, 3, 4 लिख देते हैं। तो इसी प्रकार आप देख रहे हैं 1s, 1 का मतलब क्या हुआ, पहला शेल यानी कि पहली कक्षा, और s का मतलब क्या हुआ, s सबशेल। तो पहले जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पहली कक्षा के s सबशेल में भरा जाएगा क्योंकि इसका एनर्जी लेवल सबसे कम है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सेकंड कक्षा के s सबशेल में भरा जाएगा। उसके बाद ये सेकंड कक्षा के p सबशेल में भरा जाएगा। तो इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि ये सबशेल का ऊर्जा स्तर क्रम बताया गया है, और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो आपको जो ये सबशेल का क्रम है ऐसे तो याद रहेगा नहीं, और ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका एक डायग्राम बनता है। डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, और डायग्राम बनाना बहुत ही आसान है। तो इस डायग्राम को बनाना कैसे है, तो देखिए मैंने यहाँ पर 6 शेल तक यानी कि 6 ऑर्बिट तक ये डायग्राम बनाया है। आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो बनाना कैसे है कि नंबर 1 से शुरू करना है। मैंने 6 नंबर तक यानी कि 6 कक्षाओं तक ये डायग्राम बनाया है। आप इसको 7, 8 आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो पहले लिखना क्या है कि 1 से लेकर 6 तक नंबर लिख लेने हैं। उसके बाद अगली लाइन में पहला नंबर नहीं लिखना, 2 से शुरू करना है, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद तीसरी लाइन में 3 से शुरू करना है, 3, 4, 5, 6। चौथी लाइन में 4 से शुरू करना है, 4, 5, 6। यानी कि जो लाइन होगी उसी नंबर से शुरू करना है। पहली लाइन में हमने 1 से लेकर 6 तक लिखा, दूसरी लाइन में 2 से लेकर 6 तक लिखा, तीसरी लाइन में 3 से लेकर 6 तक, चौथी लाइन में 4 से लेकर 6 तक। तो ये ओहबाउ का सिद्धांत है। ये आप डायग्राम किताब में देखेंगे, काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, तो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसी से आगे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और क्वांटम नंबर निकाल पाएंगे, इसीलिए से समझ लीजिए। तो हमने 6 तक नंबर तो लिख लिए। उसके बाद क्या लिखना है, हमें इसमें सब शेल भरने हैं। तो पहली लाइन में हमें एस सब शेल लिखना है। आप देख रहे हैं 1s, 2s ऐसे। पहली लाइन में हमें एस सब शेल लिखना है, दूसरी लाइन में पी सब शेल लिखना है, पीपी लिखना है, तीसरे में डी सब शेल, और चौथी लाइन में एफ सब शेल लिखना है। तो इस डायग्राम को एक बार आप अपने से बना लेना। तो इस प्रकार लिखने से क्या होगा कि जो क्रम था ना वो हमें आसानी से याद हो जाएगा, हमें यानी कि उसे रटना नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार आप डायग्राम बना लेंगे ना, तो वो क्रम आपको याद करना नहीं पड़ेगा। आसानी से डायग्राम की सहायता से आपको पता चल जाएगा कि पहले इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में जाएगा, उसके बाद किस सबशेल में जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को भरने का क्रम है कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो 1s में भरा जाएगा। 1s का मतलब क्या है कि पहली कक्षा के s सबशेल में भरा जाएगा। 1s के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो 2s में भरा जाएगा, 2s के बाद इलेक्ट्रॉन 2p में भरा जाएगा। तो इस प्रकार आप जो एरो देख रहे हैं ना, एरो को तिरछा बनाना है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है पहले 1s में भरा जाएगा, तो उसके बाद 2s में भरा जाएगा, 2s के बाद 2p में, 2p के बाद तिरछा आपको आना है, 2p के बाद जो इलेक्ट्रॉन है उसे 3s में भरा जाएगा, 3s के बाद 3p में, 3p के बाद 4s में, और इसी प्रकार ये क्रम आगे की ओर बढ़ता रहेगा, पर हमें तिरछा भरना है। आप देख रहे हैं ना, इसे तिरछा भरना है। तो इस प्रकार अगर आप डायग्राम बना लेंगे तो आपको पूरे इलेक्ट्रॉन का जो सबशेल है उसके एनर्जी लेवल का, ऊर्जा स्तर का क्रम पता चल जाएगा। जो 1s है ये सबसे लोअर एनर्जी लेवल है, उसके बाद 2s है, फिर 2p है, 3s है। हमने पढ़ा ना कि जो इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में भरे जाते हैं। तो ये जो ऊर्जा का स्तर है, तो आपको इसी प्रकार ये डायग्राम बनाना है। पहले 1 से लेकर 6 तक लिखना है, दूसरी रो में 2 से लेकर 6 तक, तीसरी में 3 से 6 तक, चौथी में 4 से 6 तक। पहले एस सबशेल आएगा, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है पहले 1s में भरा जाएगा, फिर 2s में, 2s के बाद 2p में, फिर 3s में। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होगा वो तिरछा होगा। आप ये डायग्राम देख रहे हैं ना कि जो एरो है ये तिरछा है, तो इससे हमें इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम पता चल जाएगा। तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम सोडियम का
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या होती है, वो 11 होती है। तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 होती है। तो 11 इलेक्ट्रॉन है सोडियम में। तो इन 11 इलेक्ट्रॉन को अब हमें भरना है कि कौन से सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो सबसे पहले ये डायग्राम हमें जल्दी से बना लेना है। तो इसमें हमें 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? तो शुरुआत हम 1s से करेंगे। मैंने आपको बताया ना कि पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरे जाएंगे, 1s के बाद 2s में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो ज़्यादा सबशेल की जरूरत नहीं होगी, तो जल्दी से हमें 4 या 5 सबशेल लिख लेने हैं। जैसे 1s, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 2s में आएगा, फिर 2p में आएगा, उसके बाद 3s में आएगा। तो अभी तो हमें पता है कि 3s के बाद इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, पर आपको जब निकालना होगा तब आपको पता नहीं चलेगा। तो आप अगला सबशेल भी लिख लेना और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे यानी खत्म हो जाएंगे उसके बाद का आप काट देना। तो 11 इलेक्ट्रॉन है, तो कौन से सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जैसे 4 सबशेल हैं S, P, D, F। तो S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, P सबशेल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 4 ऐड करना है। D सबशेल में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और F सबशेल में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1s, 2s, 2p और 3s लिखा है ना, तो इसमें हमें 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो शुरुआत हम 1s से करेंगे। तो S सबशेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? तो 2 ही भरे जा सकते हैं, तो 2 इसमें भर दिए। अगला भी S सबशेल है तो इसमें भी 2 भर दिए। उसके बाद P सबशेल है, तो P सबशेल में अधिकतम कितने भरे जा सकते हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो इसमें हमने 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो दोबारा से हमने एक बार गिन लिया कि 2 2 4 और 4 6 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन तो हमने भर दिए। हमें भरने कितने हैं? तो 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो अगले सबशेल की भी जरूरत है ना, तो 3s हमने लिखा है। इसी प्रकार जितने सबशेल की जरूरत है वो हमें लिख लेने हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भर नहीं जाते हमें डायग्राम से देखकर सबशेल लिख लेने हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन तो हमने भर दिए, तो बचा 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन 3s में आ जाएगा, क्योंकि s सबशेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हमें तो 1 ही इलेक्ट्रॉन भरना है। तो इस प्रकार हमने 11 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाता है। तो इस डायग्राम की सहायता से हम आसानी से वो क्रम जो हमें याद करना पड़ता आसानी से डायग्राम की सहायता से लिख लेंगे। और सबशेल का क्रम लिखने के बाद जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसी हिसाब से हमें इलेक्ट्रॉन भर देने हैं। जैसे अगला उदाहरण है कार्बन का। तो कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं। तो शुरुआत हम 1s से करेंगे। इसी प्रकार हमें लिख लेना है 1s, 2s, 2p, जितने सबशेल की जरूरत पड़ेगी उतने लिख लेने हैं। तो सबसे पहले हम s से शुरू करेंगे। तो s सबशेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसमें 2 भर दिए। अगले s में भी 2 भर दिए। उसके बाद p सबशेल है, तो p सबशेल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पर हमारे पास बचे ही कितने हैं? तो 4 तो हमने ऑलरेडी भर दिए हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 में से 4 गए, 2 बचे, तो 2 इलेक्ट्रॉन p सबशेल में आ जाएंगे। इसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं, लेकिन हमारे पास बचे ही कितने हैं? तो 2 ही तो बचे हैं, तो इसमें 2 आ जाएंगे। जैसे अगला उदाहरण है एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम के 13 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं। तो सबसे पहले हम सबशेल का क्रम लिख लेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे। तो s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, p सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 3s में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि एक ही बचेगा। अब गिन के देखिए 2 2 4 4 6 10 10 2 12 और बचा कितना? तो 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन आखिरी सबशेल यानी कि 3p में भर दिया जाएगा। इसी तरह अगला उदाहरण है ऑक्सीजन का। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो पहले सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में भी 2 ही आएंगे। 2 ही क्यों आएंगे? 4 क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि s सबशेल में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 2 हो गए, p में अधिकतम 6 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास बचे ही कितने हैं? तो 2 और 2 4 तो हो गए, तो 8 में से 4 गए, 4 ही बचे। तो 2p सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। तो इससे हमें पता क्या चलता है? तो जैसे 1s2 है, तो जो 1 है, 1 क्या दर्शाता है? 1 से हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन सी कक्षा में है। तो 1 से पता चलेगा कि पहली कक्षा में है, यानी कि पहले शेल में है, जिसे हम ऑर्बिट भी कह देते हैं। इसके आगे जो s है, s का मतलब क्या होगा? सब शेल या सब ऑर्बिट, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस सब ऑर्बिट में है, इससे हमें पता चल जाएगा। उसके ऊपर जो नंबर होगा उसे हमें सब ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चल जाएगी। हमने ऊपर अभी क्या किया था कि ऊपर जो नंबर लिखे हैं ये क्या है? तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, किस सब ऑर्बिट में है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इससे हमें ये पता चल जाता है। इसके बाद हम क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ते हैं, क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो क्वांटम संख्या क्या है? तो यह वह संख्या है जो इलेक्ट्रॉनों की बिल्कुल सटीक स्थिति के बारे में हमें बताती हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है ना, क्वांटम नंबर से क्या होगा कि हमें जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा कि वो किस ऑर्बिट में है, किस सब ऑर्बिट में है, कौन से ऑर्बिटल में है, कौन सी दिशा में वो चक्कर लगा रहे हैं, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन, उनकी स्थिति के बारे में हमें पता चल जाएगा। शेल की संख्या, सबशेल की संख्या, शेल या सबशेल का आकार, स्थिति या उसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के चक्करन को बतलाता है। यानी कि एक प्रकार से कहा जाए जो क्वांटम नंबर है ना, ऐसा नंबर है, ऐसी संख्या है जिससे हमें इलेक्ट्रॉन की पूरी जानकारी लग जाएगी। यानी कि क्वांटम नंबर से हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में
सब कुछ पता लग सकता है। जैसे आप देखते हैं कि आपका आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड में नंबर होता है ना, आधार नंबर से हम किसी भी पर्सन के बारे में पूरी जानकारी पता लगा सकते हैं। उसका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और उसका पूरा पता उस आधार नंबर से पता लगाया जा सकता है। इसी प्रकार जो क्वांटम नंबर होता है, क्वांटम संख्या होती है, इससे हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी जानकारी पता लगा सकते हैं। तो क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। दूसरा प्रकार है द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसे हम एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। तीसरा प्रकार है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। तो एक एक करके पहले हम चारों के बारे में पढ़ लेते हैं और लास्ट में मैं आपको इन चारों नंबर को एक ही साथ कैसे निकालना है वो बताऊंगा। पहले हम एक एक क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्वांटम नंबर कैसे पता किया जाता है। लास्ट में हम चारों को एक साथ देख लेंगे। तो पहले मुख्य क्वांटम संख्या का पता कैसे लगाया जाता है, जिसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता क्या है, कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या पता चलेगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की कक्षा को दर्शाता है, यानी कि इससे हमें ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में है, कौन से शेल में है, अर्थात ये नाभिक से दूरी तथा ऊर्जा के स्तर को दर्शाता है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि नाभिक किस कक्षा में है, तो उससे हमें जो इलेक्ट्रॉन है उसकी नाभिक से दूरी और ऊर्जा के स्तर के बारे में पता चल जाएगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की कक्षा है, जो नाभिक की सबसे नजदीक वाली कक्षा है, उसे हम के से दर्शाते हैं। उसके बाद एल आता है, एम आता है। तो इसे हमें क्या पता चलेगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एम कक्षा में है तो हमें पता चल जाएगा ना कि वो नाभिक से कितनी दूरी पर है। क्योंकि जो एम कक्षा है वो तीसरी कक्षा है, तो इसे हमें पता चल जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो तीसरी कक्षा में है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से डिनोट करते हैं, यानी नंबर से डिनोट करते हैं। 1, 2, 3। जो पहली कक्षा है उसे 1 कहा जाएगा, दूसरी कक्षा को 2, और इसी प्रकार ये नंबर आगे की ओर चलेगा। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो मान होता है, जो इसकी वैल्यू होती है, कभी शून्य नहीं होती, यानी कभी 0 नहीं होगी। ये हमेशा 1 से स्टार्ट होगी। पहला नंबर, दूसरा नंबर, कभी ये शून्य नहीं होता। ये एग्जाम में पूछा गया है कि किस क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 नहीं होती। तो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या कभी भी शून्य नहीं हो सकता। मैंने अभी आपको पीछे समझाया था ना कि 1s2 में जो आप ये 1 देख रहे हैं, ये क्या है। तो इसी से हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी कक्षा में है, जिसे हम n से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर 1 लिखा है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो पहली कक्षा में है। अगर यहाँ पर 2s2 लिखा होता तो इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में होता, तो सेकंड कक्षा में होता, और इसको हम n से डिनोट करते हैं। उसके बाद दूसरा क्वांटम नंबर है द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसे हम एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। तो ये क्या है, तो यह इलेक्ट्रॉन के उप कक्षा को दर्शाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के सब शेल को दर्शाता है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से डिनोट करते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। इसी तरह एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से डिनोट करते हैं। तो जो एल की वैल्यू है ये कैसे निकलेगी, तो एल का न्यूनतम मान 0 होता है और अधिकतम मान ये जिस कक्षा में होगा उस कक्षा में से 1 हटा देना है, यानी कि n-1 कर देना है। अगर इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में है तो नंबर कौन सा होगा, नंबर 1 होगा। तो यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो न्यूनतम मान 0 होगा और अधिकतम मान n-1 होगा। तो यहाँ पर नंबर कितना है, तो नंबर 1 है। तो 1 में से 1 को घटाओगे 0 ही आएगा। तो यहाँ पर एल की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में है तो n 2 होगा। तो एल की वैल्यू कितनी आएगी, तो न्यूनतम तो 0 होगी। तो दूसरी कक्षा में है तो n की वैल्यू 2 है, तो 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आएगा। तो एल का न्यूनतम मान 0 होगा और अधिकतम मान 1 होगा। और इसी तरह ये चलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में है, यानी कि n की वैल्यू 4 होगी, तो l कैसे निकलेगा, तो l का मान न्यूनतम तो 0 होगा और अधिकतम मान कितना हो सकता है, तो n-1। तो n कितना है, तो 4 है। तो 4 में से 1 घटाओगे तो 3 आएगा। तो अधिकतम मान 3 हो सकता है। तो 0 से लेकर 3 तक, 0, 1, 2 और 3 हमने पढ़ा ना कि 0 न्यूनतम है और अधिकतम n-1, यानी कि 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो 0, 1, 2 और 3 ये l की वैल्यू निकलेगी। तो ये हम क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जैसे हमने देखा कि जो शेल होते हैं, कि जो k ऑर्बिट होता है उसे हम पहली कक्षा कहते हैं, तो 1 नंबर लिखते हैं। जो l ऑर्बिट होता है उसे हम दूसरी कक्षा कहते हैं, तो उसे हम n=2 लिखते हैं। इसी प्रकार जो सब शेल हैं s, p, d और f, इन्हें हमें नंबर में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम क्वांटम नंबर देख रहे हैं ना। यहाँ पर हमें संख्या लिखनी है। तो क्या होगा, जो s सब शेल है इसकी वैल्यू 0 होगी, p सब शेल की वैल्यू 1 होगी, d सब शेल की वैल्यू 2 होगी और f सब शेल की वैल्यू 3 होगी। ये कैसे निकलता है मैंने आपको बता दिया। तो आपको सीधा ही याद रखना है कि 0 से शुरू करना है। k, l, m, n में क्या था, जो कक्षाएं थी, जो ऑर्बिट था, वहाँ 1 से शुरू करना था। यहाँ पर हमें 0 से शुरू करना है। तो s सब शेल का क्वांटम नंबर कितना होगा, 0 होगा। p सब शेल का क्वांटम नंबर कितना होगा, 1 होगा। d सब शेल का क्वांटम नंबर कितना होगा, 2 होगा। f सब शेल का क्वांटम नंबर कितना होगा, 3 होगा। तो इसे बस क्वांटम नंबर में बदला गया है, ताकि अगर नंबर लिखा जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। अगर लिखा होगा l=3 तो आपको पता चल जाएगा कि l से किसे डिनोट करते हैं, सब शेल को डिनोट करते हैं। तो l=3 है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो f सब शेल में है
क्योंकि f सब शेल का ही क्वांटम नंबर 3 है। हम यहाँ पर क्वांटम नंबर पढ़ रहे हैं ना, संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए अल्फाबेट तो हम लिखेंगे ही नहीं कि s सब शेल है या p सब शेल है, हमें सीधा उसका क्वांटम नंबर लिखना है। तो जो 4 सब शेल हैं s p d f, इनके क्वांटम नंबर कौन कौन से हैं? तो 0 से शुरू करना है, 0 1 2 3, ये इनके क्वांटम नंबर है। तो तीसरा क्वांटम नंबर है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो यह नंबर क्या बताता है? तो यह नंबर हमें ऑर्बिटल के बारे में बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है। एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, किस कक्षक में है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से डिनोट करते हैं, m से मैग्नेटिक। और m का मान कैसे निकलता है? तो m का मान l पर निर्भर करता है। जैसे हमने पीछे देखा कि l का मान n पे डिपेंड करता है, उसी प्रकार जो m का मान होगा ना, ये l पर डिपेंड करेगा। तो सबशेल का क्वांटम नंबर हमने देखा था कि l 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। हमने पीछे देखा ना कि जो s p d और f है ये सबशेल है, पर इसे हम l से डिनोट करेंगे। तो इनके क्वांटम नंबर हमने पढ़ा था कि 0 से शुरू होगा, 0 1 2 और 3। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को निकालने से पहले हमें जो इसकी n की वैल्यू है वो पता चल जाएगी, जो l की वैल्यू है ये भी पता चल जाएगी। इसके बाद हम m की वैल्यू निकालेंगे कि यानी कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है। तो इसे निकालने का आसान तरीका है, आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, आपको बस ये याद रखना है कि कौन सी उपकक्षा है, यानी कि कौन सा सब ऑर्बिट है। अभी आप देख लीजिए, वीडियो के आखिर में चुटकियों में आप क्वांटम नंबर निकाल लेंगे। अभी तो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि क्वांटम नंबर निकाला कैसे जाता है। तो मान लीजिए p सबशेल का हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालना है। तो p सबशेल का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे निकालेंगे? तो इसमें हमें ऑर्बिटल के बारे में पता करना है कि कौन से कक्षक में इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने आपको बताया था कि जो s सबशेल है इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो इसमें एक ऑर्बिटल होता है। निकाला कैसे जाता है ये भी मैंने आपको बताया कि जो सबशेल है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसका आधा कर दो तो ऑर्बिटल पता चल जाएगा। जैसे s सबशेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 का आधा कर दो तो इसमें एक ऑर्बिटल आएगा, यानी कि एक बॉक्स आएगा। p सबशेल में 3 ऑर्बिटल आएंगे, d सबशेल में 5 ऑर्बिटल आएंगे और f सबशेल में 7 ऑर्बिटल आएंगे। तो हम p सबशेल के बारे में देख रहे हैं। तो p सबशेल में कितने ऑर्बिटल आएंगे? तो 3 ऑर्बिटल आएगा, क्योंकि p सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 का आधा 3 होता है, तो इसमें 3 बॉक्स आएंगे। पर हमें क्वांटम नंबर पता करना है, वहाँ पर हम बॉक्स तो लिखेंगे नहीं क्योंकि हमें नंबर लिखना है। तो इसे नंबर में कैसे बदला गया? तो अगर 3 बॉक्स होंगे तो सीधा तरीका है, बीच वाले बॉक्स के ऊपर 0 लिख दो, उसके पीछे माइनस में और आगे प्लस में। जैसे इसमें 3 बॉक्स हैं तो बीच वाले बॉक्स में 0 लिख दो, 0 से पहले क्या आएगा? -1 आएगा और 0 के बाद क्या आएगा? +1 आएगा। तो इसी प्रकार अगर 5 बॉक्स हों, जैसे d उपकक्षा है, तो d सबशेल में कितने ऑर्बिटल आते हैं? तो 5 ऑर्बिटल आएंगे, तो 5 बक्से बनेंगे। तो इनको क्वांटम नंबर में कैसे बदलेंगे? तो बीच वाले बक्से के ऊपर 0 लिख दो, उसके पीछे -1 -2 और अगर आगे भी होता तो -3। इसी प्रकार ये चलता जाता। और प्लस में क्या होगा? 0 के आगे +1 +2, आगे बक्सा होता तो +3, यानी बीच वाले बक्से में 0 लिखेंगे, उसके पीछे वालों में माइनस और आगे वाले में प्लस। तो आपके दिमाग में आएगा कि जो बॉक्स हैं अगर इनका नंबर इवन हुआ तो इवन नंबर के ऑर्बिटल नहीं होंगे, इनकी संख्या हमेशा ओड में होगी। जैसे जो s सबशेल है इसमें 1 ऑर्बिटल होता है, p में 3 होते हैं, d सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं और f सबशेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो इनकी संख्या हमेशा ओड में होती है। तो इसका फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या है कि जो m की वैल्यू होती है ना वो -L2 + L होती है। तो पहले तो आपको जो सबशेल है उसमें कितने बक्से आएंगे, कितने ऑर्बिटल आएंगे वो देख लेने हैं। तो जो बक्से हैं वो तो क्वांटम नंबर नहीं है, तो उन्हें क्वांटम नंबर में बदला गया है। तो मैंने आपको बताया सीधा बीच में 0 लिखो, पीछे माइनस और आगे प्लस। इसका फॉर्मूला क्या है? अगर आप फॉर्मूले से देखें तो फॉर्मूला है -L2 + L। -L का मतलब क्या है? तो जैसे इसी उदाहरण से आप समझ लीजिए कि p उपकक्षा है, p सबशेल है, तो p सबशेल में L की वैल्यू कितनी होती है? तो p सबशेल में L की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर L 1 आया, तो 3 डब्बे बने हैं। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा? इन डब्बों की वैल्यू क्या होगी? -L2 + L। तो L की वैल्यू है 1, तो -12 + 1 इसकी वैल्यू हो जाएगी। और वही मैंने आपको बताया कि बीच में 0 लिख दो, यहाँ पर माइनस कर दो, आगे प्लस कर दो। फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हम चौथा क्वांटम नंबर देखते हैं, जिसे स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है? तो इससे हमें चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की दिशा के बारे में पता चलता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो किस डायरेक्शन में चक्कर लगा रहे हैं वो हमें स्पिन क्वांटम नंबर से पता चलता है। तो कैसे पता चलता है? तो पहले तो इसे s द्वारा दर्शाते हैं, s से डिनोट करते हैं। कौन सा क्वांटम नंबर है? स्पिन। तो स्पिन का s ले लिया, तो इसे s से डिनोट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है ना, या तो ये क्लॉकवाइज घूमेंगे या तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो ये जो तीर का निशान है ये हमने पिछली वीडियो में मुंड का नियम पढ़ा था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि जो ऑर्बिटल है, जो अभी हमने पीछे बॉक्स देखे, एक बॉक्स के अंदर, एक ऑर्बिटल के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इन्हें तीर के निशान से दर्शाया जाता है। अगर सीधा तीर का निशान है, यानी कि उसका जो मुंह है ऊपर की तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा, और अगर ये तीर का निशान नीचे की ओर है तो ये उल्टा घूमेगा।
तो ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, पर इसको क्वांटम नंबर में कैसे बदला गया? तो अगर सीधा तीर का निशान है तो उसे +1/2 लिखते हैं, और अगर उल्टा तीर का निशान है यानी कि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसे -1/2 लिखते हैं। तो अब तक जो हमने कथा पढ़ी, अब उसके प्रसाद पे आते हैं। और कथा सुनने एग्जाम में प्रश्न क्या बनता है, यानी कि क्वांटम नंबर पर प्रश्न कैसे आता है। तो प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि सोडियम के 9वें इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर बताइए। तो आपको इसका क्वांटम नंबर बताना है। तो क्वांटम नंबर हमने पता किया कि 4 प्रकार के हैं, एन, एल, एम और एस। एन कौन सा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल कौन सा है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एम कौन सा है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और एस स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये चारों क्वांटम नंबर आपको बताने हैं। तो ये क्वांटम नंबर निकाला कैसे जाएगा? तो सबसे पहले क्या होगा कि आपको सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा। तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इन 11 इलेक्ट्रॉन को पहले आपको सजाना है। तो सजाना कैसे है वो शुरू में मैंने आपको बताया था कि ओहम के सिद्धांत के अनुसार आपको इसे सजाना है। तो पहले कौन सा सबशेल आएगा? 1s, फिर 2s, और इसी प्रकार आपको इसे लिखना है जब तक कि सारे इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाते। तो सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। और क्यों आएगा मैंने आपको बताया हुआ है। और 2 ही क्यों आएगा? क्योंकि एस सबशेल में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो पहले सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भी एस सबशेल है, इसमें भी 2 ही आएंगे। पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भर सकते हैं, और यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 2 4 हो गए। 4 के बाद 6 तो इसमें हम भर ही सकते हैं, तो 4 और 6 10 हो गया। तो अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो 2p के बाद अगला सबशेल कौन सा आता है? 3s। तो इसे हम जो आखिरी में बचा 1 इलेक्ट्रॉन, इसे भर देंगे। तो इस प्रकार हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। तो अब हमें इसे क्वांटम नंबर का पता करना है। तो इसे हम क्वांटम नंबर का पता कैसे लगाएंगे? तो देखिए, तो 4 क्वांटम नंबर है जिसे हम इलेक्ट्रॉन की कक्षा, उपकक्षा, कक्षक और दिशा के बारे में पता लगा लेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि किस इलेक्ट्रॉन की जन्म कुंडली निकालनी है। तो सोडियम के 9वें इलेक्ट्रॉन की जन्म कुंडली निकालनी है, यानी कि सोडियम के 9वें इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर निकालना है। तो 9वां इलेक्ट्रॉन हमें सबसे पहले देखना है कि वो किस सबशेल में आएगा। जैसे हम देखेंगे कि पहली कक्षा का जो एस सबशेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद दूसरी कक्षा का जो एस सबशेल है इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 2 4 हो गए। तो क्या यहाँ पर 9वां इलेक्ट्रॉन मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा ना। हमें तो 9वें इलेक्ट्रॉन की जानकारी पता करनी है। उसके बाद जो अगला सबशेल है 2p, यहाँ पर अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे? तो 4 के बाद 5 से लेकर 10 तक जो इलेक्ट्रॉन है वो हमें इस सबशेल में मिलेंगे। तो हमें तो इस सबशेल से मतलब है, क्योंकि हमें 9वें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता करना है। तो 9वां इलेक्ट्रॉन तो इसी सबशेल में आएगा ना। कैसे आएगा? क्योंकि पहली कक्षा और दूसरी कक्षा में जो एस सबशेल है उसमें 2 और 2 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन वहां तक आ गए। उसके बाद जो 5 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन है उन्हें 2p यानी कि p सबशेल में रखा गया है। तो हमें 9वें इलेक्ट्रॉन से मतलब है, तो सीधा इसे हाईलाइट कर दीजिए, यानी कि सिर्फ हमें इसे मतलब है। तो इसी सबशेल से हम चारों क्वांटम नंबर के बारे में पता लगाएंगे। तो चारों क्वांटम नंबर को हम n, l, m और s से डिनोट करते हैं। तो n का पता कैसे चलेगा? तो जो इसके आगे नंबर होगा ना वही n है। जैसे ये 2p6 है, तो 2 ही क्या है? n है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो सोडियम का 9वां इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी कक्षा में है? तो दूसरी कक्षा में है। सीधा ही आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। उसके बाद देखना है कि किस सबशेल में वो इलेक्ट्रॉन आएगा। उसके बाद हम चारों क्वांटम नंबर निकालेंगे। तो जो n है उसका पता हमें कैसे चलेगा? तो जो नंबर सबशेल के आगे होगा वही उसकी कक्षा है। इसके बाद हम l निकालेंगे। l से हमें उस इलेक्ट्रॉन के सबशेल के बारे में पता चलता है। तो l की वैल्यू कैसे आएगी? तो 2 के बाद क्या है? सबशेल है p। तो p सबशेल का क्वांटम नंबर कितना होता है? तो इसीलिए पहले मैंने आपको चारों क्वांटम नंबर निकालने का तरीका बताया था। तो मैंने आपको बताया था कि जो p सबशेल है उसका क्वांटम नंबर कितना होता है? तो 1 होता है। s का 0 होता है, p का 1 होता है, d का क्वांटम नंबर 2 होता है, f का क्वांटम नंबर 3 होता है। इसको कैसे निकाला गया वो भी मैंने आपको बताया है, पर सीधा आपको ये याद रखना है कि 0 से शुरू करेंगे। 0, 1, 2 और 3। तो p का क्वांटम नंबर कितना आएगा? तो p का क्वांटम नंबर 1 आएगा। तो 2 क्वांटम नंबर निकल गए। अब तीसरा क्वांटम नंबर देखते हैं। तो m से हमें ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है। तो m का क्वांटम नंबर कैसे निकलेगा? तो इसका क्वांटम नंबर l से निकलेगा। तो इसके लिए हमें देखना है कि कौन सा सबशेल है। तो p सबशेल है। तो p सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो हमें 3 डब्बे बना लेने हैं, लेकिन हमें क्वांटम नंबर चाहिए, डब्बा तो चाहिए नहीं। और मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू कैसे लिखनी है। तो बीच में 0 लिखना है, उसके पीछे माइनस में और आगे प्लस में। तो 0, -1 और +1। तो इन तीनों नंबर में से यानी कि 0, -1 और 1 में से हमें एक नंबर लिखना है। तो वो कौन सा नंबर होगा? जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में हम पता कर रहे हैं ना, वो जिस ऑर्बिटल में होगा यानी कि जिस बॉक्स में होगा उसी बॉक्स का नंबर हमें लिखना है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है? तो हमें 9वें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता करना है। तो कौन सा सबशेल है? तो 2p। तो p सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन है, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन इसमें है? तो मैंने आपको बताया 5 से लेकर 10 नंबर तक इलेक्ट्रॉन इसमें है, क्योंकि जो पहले 4 इलेक्ट्रॉन है वो तो s सबशेल में है, और यहाँ पर हम p सबशेल की बात कर रहे हैं। तो p सबशेल में 5 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन है, और जो
11वां इलेक्ट्रॉन है वो 3s1 में है, यानी कि s सब शेल में है, पर हमें तो 9वें इलेक्ट्रॉन से मतलब है, तो वो p सब शेल में है। अब इलेक्ट्रॉन भरना कैसे है, तो 5 से लेकर 10 तक है, तो इलेक्ट्रॉन हमें 5 से शुरू करना है, क्योंकि p सब शेल में 5 से 10 इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन के भरने का नियम क्या है, तो हुंड का नियम हमने पढ़ा है कि पहले सभी डब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, जिसे सीधे तीर से दर्शाया जाएगा। जैसे ये 3 ऑर्बिटल है, इसमें हमें 5 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन तक भरना है, क्योंकि 9वें इलेक्ट्रॉन की स्थिति हमें पता करनी है। तो ये होगा 5वां इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 6ठा इलेक्ट्रॉन, 7वां इलेक्ट्रॉन, पहले में सीधा तीर का निशान भरना है, उसके बाद फिर से पहले बक्से में आना है। हमने हुंड का नियम पढ़ा हुआ है ना कि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, पर उनका जोड़ा तभी लगाना है जब पहले सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाए। तो पहले हमें सभी डब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, उसके बाद हम इसका जोड़ा लगाना शुरू करेंगे। तो जब जोड़ा लगाया जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो तीर का निशान है वो नीचे की ओर होगा। तो 5, 6, 7 3 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, उसके बाद जोड़ा लगाना शुरू कीजिए। 8वां इलेक्ट्रॉन, उसके बाद अगले डब्बे में 9वां इलेक्ट्रॉन आएगा, यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि उसके आगे भरने का मतलब नहीं है, क्योंकि हमें 9वें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता करना है ना। तो 9वां इलेक्ट्रॉन बीच वाले बॉक्स में आएगा, और बीच वाले बॉक्स का क्वांटम नंबर क्या है, तो इसका क्वांटम नंबर है 0। अगर इलेक्ट्रॉन अगले डब्बे में आता तो इसका क्वांटम नंबर कितना होता, तो इसका क्वांटम नंबर 1 होता। तो इसी प्रकार जिस डब्बे में वो इलेक्ट्रॉन आएगा उसके ऊपर जो नंबर होगा वो उसका क्वांटम नंबर होगा। तो हमने n निकाल लिया, l का क्वांटम नंबर निकाल लिया, m का क्वांटम नंबर निकाल लिया। अब हम s का क्वांटम नंबर निकालते हैं। s क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस दिशा में चक्कर लगा रहा है। तो इसको अलग से नहीं पता करना, तो ये तो बहुत ही आसान है। जो तीर का निशान होगा अगर ऊपर की ओर होगा तो +1/2 लिखना है, अगर नीचे की ओर होगा तो -1/2 लिखना है। तो हम 9वें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता कर रहे हैं, तो जो 9वां इलेक्ट्रॉन है इसका तीर का निशान नीचे की ओर है, तो यहाँ पर हम -1/2 लिख देंगे। तो इस तरह हमें सोडियम के 9वें इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर का पता चल गया। 2, 1, 0 -1/2 ये सोडियम के 9वें इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर है। तो अब मैंने क्वांटम नंबर निकालना आपको बता दिया, अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो जैसे सोडियम के 10वें इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर क्या होगा, तो पहले आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेना है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने निकाला हुआ है, अब हमें इसके 10वें इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में पता करना है। तो 10वां इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, किस सबशेल में आएगा, देखिए। तो पहले सबशेल में है 2, उसके बाद भी 2, तो 2 और 2 4 हो गए, उसके बाद तो 4 और 6 10, तो यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि जो 10वां इलेक्ट्रॉन है इसी सबशेल में आएगा। तो इसी सबशेल को हाईलाइट कर लो, यहीं से हमें चारों क्वांटम नंबर मिलेंगे। तो ये सबशेल है 2p6। तो सबसे पहले हम n निकालेंगे, तो n तो आसान है, जो इसके आगे नंबर है, कितना नंबर है 2, तो यही इसकी कक्षा हो जाएगी। उसके बाद हम l निकालेंगे, तो l कैसे पता चलेगा इसका कौन सा सबशेल है। जैसे 2p है तो p का क्वांटम नंबर कितना होता है, तो p का क्वांटम नंबर 1 होता है। उसके बाद हम m निकालते हैं, तो m हम कैसे पता करते हैं, तो हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में आएगा। तो p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 3 ऑर्बिटल यानी कि 3 डब्बे हमने बना लिए। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो p सबशेल में 5 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 5, 6, 7 3 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। अब इसका जोड़ा लगाओ, तो 8, 9 और 10। तो 10वें इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें पता करना है, तो जो 10वां इलेक्ट्रॉन है ये तीसरे डब्बे में आएगा। तो तीसरे डब्बे का जो क्वांटम नंबर है कितना होता है, तो 1। तो इसका क्वांटम नंबर कितना होगा, तो इसका क्वांटम नंबर होगा 1, और इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर है, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो -1/2 s की वैल्यू हो जाएगी। तो इसी प्रकार आप आसानी से क्वांटम नंबर निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा थियरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि ओहबाउ सिद्धांत में कहा गया है कि पहला कथन है कि केवल 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षक पर अधिकृत कर सकते हैं। ये कथन तो सही है, पर ये हुंड का नियम है, हमें यहाँ पर ओहबाउ सिद्धांत बताना है। तो ओहबाउ सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही होगा, तो दूसरा कथन सही होगा कि इलेक्ट्रॉन सबसे कम उपलब्ध ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं। पहले वो सबसे कम ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं, उसके बाद वो उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ओहबाउ नियम के अनुसार कक्षक की ऊर्जा का क्रम क्या है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ऊर्जा का क्रम पूछा है, तो जल्दी से आपको वो डायग्राम बनाना है, क्योंकि जब मैथ या रीजनिंग का सवाल पूछा जाता है तो आप उसे सोल्व करते हैं ना, उसी प्रकार आपको जल्दी से वो डायग्राम बना लेना है, जिससे आपका ये प्रश्न सही हो जाएगा। तो इसमें देखा जाए तो ओहबाउ नियम के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही क्रम होगा कि जो ऊर्जा का स्तर है सबसे ज्यादा कौन से सबशेल में होगा, 3d में, उससे कम 4s में, उससे कम 3p में और उससे कम 3s में। तो इसका सही जवाब कौन सा है, ऑप्शन ए। तो अगला प्रश्न है कि क्वांटम संख्याओं के इन सेटों में से प्रत्येक को एक कक्षीय निर्दिष्ट करना चाहिए और निम्नलिखित में से कौन सा संभव नहीं है। तो इस प्रश्न को देखकर आपको लग रहा होगा कि क्या ही पूछ लिया, और एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए तो फ्री का नंबर है, ये बहुत ही आसान है। लेकिन अगर आपने क्वांटम नंबर के बारे में नहीं पढ़ा होगा तो ये प्रश्न आप छोड़ देंगे। तो इसमें आपको बताना है कि कौन से क्वांटम नंबर का जो सेट है सही है। तो इस तरह का प्रश्न है तो आपको सिर्फ 2 चीजों पर फोकस करना है, n और l के क्वांटम नंबर पर। मैंने आपको बताया था कि जो l का क्वांटम नंबर होता है उसका न्यूनतम मान 0 होता है और अधिकतम मान n-1 होता है, यानी कि l का मान कभी भी n के मान के बराबर नहीं होगा, उसे हमेशा छोटा होगा, या तो 0 होगा या n-1 होगा, यानी कि हमेशा उससे एक कम होगा।
उससे कभी ज़्यादा या बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संभव नहीं है। तो आप देखेंगे जो पहला कथन है उसमें n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 1 है, तो ये तो हो सकता है क्योंकि l की वैल्यू n से छोटी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ऑप्शन ए है उसमें n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 1 है, तो ये तो सही है क्योंकि l की वैल्यू n से छोटी है। जो ऑप्शन बी है उसमें n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 0 है, तो ये भी सही है। मैंने आपको बताया ना कि l की वैल्यू 0 हो सकती है और n-1 हो सकती है। ऑप्शन सी में क्या है, n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 3 है, तो ये भी n से छोटी है, ये भी सही है। ऑप्शन डी क्या है, n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू भी 2 है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि l की वैल्यू हमेशा n की वैल्यू से छोटी होगी, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि क्वांटम संख्या के निम्नलिखित युग्मित में से किसमें सबसे अधिक ऊर्जा है। तो इसमें आपको बताना है कि किस क्वांटम संख्या में सबसे अधिक ऊर्जा है। तो हमने पढ़ाई है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर बढ़ते हैं, तो आपको यही बताना है कि इनमें से कौन सी क्वांटम संख्या सबसे अधिक ऊर्जा दर्शाती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको कैसे सोल्व करना है ये भी बहुत ही आसान है। तो मैंने आपको बताया ना कि 4 सब शेल होते हैं, एस, बी, डी और एफ। तो जैसे जैसे जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर के सब शेल में जाएगा तो जाहिर सी बात है उसका ऊर्जा स्तर बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमें इन क्वांटम नंबर से सब शेल के बारे में पता करना है। तो जैसे ही हम सब शेल निकाल लेंगे हमें आसानी से पता चल जाएगा कि किस सब शेल का जो एनर्जी लेवल है वो ज़्यादा है। तो इसे निकालने का भी तरीका आसान है। तो जो n है, n से क्या होगा, n से तो हमें कक्षा के बारे में पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिट में है, और जो l है, l से हमें सब शेल के बारे में पता चलेगा। तो पहले में क्या है, l 0 है, 0 का मतलब क्या है, s सब शेल। उसके बाद l की वैल्यू 2 है, 2 यानी कि d सब शेल। तो दो तरह के सब शेल हमें मिले, s और d। तो इसमें से ऊर्जा का स्तर किसका हाई होगा, d सब शेल का हाई होगा। इसी के साथ हमें यह भी देखना है कि वो किस ऑर्बिट में है, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन चौथी ऑर्बिट में है तो उसका एनर्जी लेवल तीसरी ऑर्बिट से ज़्यादा होता है, तो हमें नंबर पर भी ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में आप देखेंगे कि दोनों में चौथी कक्षा है, ऑप्शन बी और सी तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों की जो कक्षा है वो तीसरी है। तीसरी कक्षा से ज़्यादा चौथी कक्षा में एनर्जी लेवल होता है, तो ऑप्शन ए और डी में से एक ऑप्शन सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसके साथ हमें सब शेल भी देखना है। तो ऑप्शन ए में एस सब शेल है और ऑप्शन डी में डी सब शेल है, तो डी सब शेल का एनर्जी लेवल एस सब शेल से ज़्यादा होगा, तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी। तो अगला प्रश्न है कि स्पिन क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं। तो हमने पढ़ा है कि स्पिन क्वांटम संख्या के केवल 2 ही मान संभव हैं, -1/2 और +1/2। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 4d इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्याओं के सही समूह को दर्शाता है। तो 4d का क्वांटम नंबर आपको बताना है। तो इसके आगे क्या है, 4, यानी कि n की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। तो चारों ही ऑप्शन में 4 दिया हुआ है n की वैल्यू। उसके बाद d सब शेल है, तो d सब शेल की वैल्यू कितनी होती है, तो हमने पढ़ा हुआ है d सब शेल का क्वांटम नंबर कितना होता है, तो इसका क्वांटम नंबर होता है 2। तो आप देखिए ऑप्शन में दूसरे नंबर पर 2 कहाँ पर दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में 2 दिया हुआ है, तो इसमें से एक ऑप्शन सही होगा। तो थोड़ी सी कॉमन सेंस आप लगाएंगे तो आपको पता होगा कि जो s की वैल्यू होती है वो या तो -1/2 होती है या तो +1/2 होती है, और जो ऑप्शन बी है इसमें s की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0, तो s की वैल्यू 0 नहीं होती, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। तो अगला प्रश्न है कि मुख्य क्वांटम संख्या निर्धारित करती है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलता है। तो इससे हमें नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी पता चलती है, क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या से हम ये पता लगा पाते हैं कि नाभिक किस कक्षा में है, किस ऑर्बिट में है, तो इससे हमें नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी पता चलती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉनों में सभी 4 क्वांटम संख्याओं के लिए समान मान नहीं हो सकते, ये किसने कहा था। तो ये आप याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या कहता है कि जो चारों क्वांटम नंबर है ना, इनकी वैल्यू कभी सेम नहीं हो सकती, यानी कि चारों क्वांटम नंबर अलग अलग होंगे, इनका मान सेम नहीं हो सकता। ये कौन सा सिद्धांत है, तो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि कैल्शियम के 13वें इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या क्या होगी। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से सोल्व करना है और इसका जवाब आपको